काम करने वाले से पूछिए। ये पवन जी आज भी ये उस पे है फेसबुक लाइव पे? हाँ फेसबुक लाइव चल रहा है सर, मैं शेयर करता हूँ आपको। नहीं अभी मत करो, जब सब लोग जुड़ जाए, टॉक शुरू हो जाए, उस समय उसको लाइव करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अभी तो जब लाइव तभी कीजिए जब चालू हो जाए। हाँ अभी मत लाइव करो, अभी तो इनफॉर्मल बातें चल रही अब है आ ना। रहा है। तीन लोग कौन 2 कौन मिनट आ बाहर गए खड़ी हो भाई? जाए। कि गौरव दुबे जी जुड़ गए सिएटल अमेरिका से हमारे साथ। गुड। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई नमस्ते। विनय जी आप भी जुड़ गए। गौरव, हाँ गुड मॉर्निंग। गौरव अनम्यूट योरसेल्फ। अंकल प्रणाम। एनआरआई सर, डॉक्टर अनिल जैन फ्रॉम दिल्ली इज जॉइनिंग हियर। चलो सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे अनिल कुमार जैन साहब, बोलो। अरे गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा देख के। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, तुमने सुना नहीं। सर तो नमस्कार। जैन साहब डॉक्टर जैन नमस्कार। साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं वेदा जी? और बस अभी बस ये बहुत दिल्ली बढ़िया में बहुत रिटायर हुए बढ़िया। हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से। ये हमारे मैंने कहा बैचमेट से नहीं है। बच्चे घर में हैं तो इनका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत खुश है तुमसे कह रहे हैं कि यार इसका फायदा उठाओ। हाँ 5 मिनट और वेट कर लेते हैं जिससे कि पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। बस बढ़िया। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी। मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अपने डिवाइस से कनेक्ट किया है वो अपना नाम डाल दें, जिससे कि किसी का रेडमी लिख के आ रहा है, किसी का कुछ और लिख के आ रहा है गैलेक्सी, तो नाम डाल देंगे तो आसानी रहेगी, है ना। तो ऑप्शन आता है अपना नाम डालने के लिए, स्क्रीन पे आप अपना नाम डाल दीजिए उसमें। डॉक्टर धवन साहब भी आ गए। मॉर्निंग डॉक्टर धवन। तो प्रदीप जी मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्राम शुरू कराएं, लोग ज्वाइन होते रहेंगे। प्रदीप तिवारी जी हमारे संस्था के सचिव हैं, डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीटिंग स्टार्ट करने की आज्ञा प्रदान करें। आज की इस सभा में मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज नमस्कार। हम जूम ऐप के माध्यम से अभी तक 4 मीटिंग्स कर चुके हैं। पहली मीटिंग 2 अगस्त को हुई, दूसरी 16 अगस्त को, तीसरी 6 सितंबर को, चौथी 20 सितंबर को और आज 5वीं मीटिंग है ये 4 अक्टूबर को। इसमें
आज का विषय है मधुमेह में व्यायाम कौन कौन से, कितने, कब और कैसे कैसे। तो हम अपने चिकित्सीय सलाहकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे वक्ता का परिचय कराएं और कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद प्रदीप जी। मधुमेह जब किसी को पता चलता है तो प्रश्न सबसे पहले वो पूछता है एक, क्या खाना और दूसरा एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, और ये दोनों लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बेस है। और हम मरीज को कहते हैं कि अपने जीवन शैली को परिवर्तित करें, उसमें परिमार्जित करें, उसमें बदलाव लाएं। और बदलाव लाने में यही दो चीज सबसे अधिक भूमिका निभाती है, आपका खान पान, दिनचर्या और व्यायाम। तो इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज का हमारा विषय जो है व्यायाम, क्यों, कब, कितना, कौन, कैसे। और इस बारे में हमें जो आज ज्ञान देंगे, बातें बताएंगे, वो डॉक्टर एनके सिंह हैं। डॉक्टर एनके सिंह धनबाद रहने वाले हैं। धनबाद में आपकी प्रैक्टिस है, आप एमडी मेडिसिन है, डायबिटीज में आपकी विशेष रुचि है, आप एपीआई झारखंड के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड एक ग्रुप बना रखा है, सीएमई ग्रुप, जिसमें तमाम केस डिस्कशंस होते रहते हैं। वो अपने आप में भारत का एक पहला ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो एजुकेशनल ग्रुप है फॉर डॉक्टर्स। और एक डायबिटीज धनबाद एक्शन ग्रुप करके इन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था धनबाद में बना रखी है, जो कई आयाम पर धनबाद में काम करती है, जिसमें चिकित्सीय शिक्षा भी उसका एक आयाम है। तो इस बारे में आज काफी कुछ हमें जानकारी देखना बेटे सार्थक। इसके पहले मैं कुछ बातें फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि शास्त्रों में क्या कहा गया है मधुमेह के लिए। शास्त्रों में कहा गया है सर्व एवं प्रमेहास्तु कालेन अप्रतिकारिण मधुमेहत्वम आयन्ति तदा असाध्यता भवन्ति ही। यानी कि सभी प्रकार में यदि समय पर ठीक प्रकार से उपचारित न किए जाएं तो पूर्णतया मधुमेह में परिवर्तित होकर असाध्य हो जाते हैं। समय से आप ये समझ लीजिए कि प्री डायबिटीज की कंडीशन, आपकी तोंद निकली, आपका कोलेस्ट्रॉल भागा, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ऊपर चला गया, लेकिन अभी डायबिटीज के लेवल पर आज के मानक के अनुसार नहीं पहुंचा है। वो जो स्थिति है प्रमेह की, अगर उस समय ठीक प्रकार से उपचारित नहीं किया गया तो अगर पूर्णतया मधुमेह में परिवर्तित हो गया तो हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है, सुश्रुत निदान से ये श्लोक है कि वह असाध्य हो जाता है। आप फिर उसको नियंत्रित कर सकते हैं, साध्य नहीं रहता। तो भोजन, व्यायाम, इन सब का जो प्राइम टाइम है, जिस समय वो आपके लिए लाभप्रद सबसे अधिक हो सकता है, वो तभी है जब आपको इस बात का जरा सा भी भान हो जाए कि आप मधुमेह की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। तो और उसमें भोजन और एक्सरसाइज दो चीज का सबसे अधिक रोल है उस पीरियड में। सो द आइडियल पीरियड फॉर रिवर्सल इज स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया, प्री डायबिटीज की कंडीशन। और आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यायाम औषधम, व्यायाम औषधि है। व्यायाम स्थैर्य कराणम, ये चरक सूत्र से है कि शरीर को स्थिरता देने में व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। शरीर को स्थिर बनाने, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्राया ताम समाचरित। शारीरिक श्रम जो स्थिरता और बल बढ़ाने वाला हो वह व्यायाम कहलाता है। इसे समुचित मात्रा में किया जाना चाहिए। आप अक्सर जब किसी एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस करते हैं, खास करके घर की महिलाओं को, तो उनका पहला उत्तर ये होता है, साहब हम तो दिन भर काम ही करते हैं, हम बैठे कहाँ रहते हैं, हम तो अंदर बाहर होते रहते हैं, कभी दूध वाला आया, कभी अखबार वाला आया, कभी बच्चों को छोड़ना है, हम तो बैठते ही नहीं, हम तो दिन भर चलते रहते हैं, हम तो व्यायाम करते हैं। वो रूटीन एक्टिविटी है, वो व्यायाम नहीं है। व्यायाम जो वो है जो कि शारीरिक श्रम को स्थिरता देने वाला, बल बढ़ाने वाला हो, और उसे समुचित मात्रा में किया जाना चाहिए। और हमारे मॉडर्न साइंस में व्यायाम को डिफाइन करते हैं कि व्यायाम या एक्सरसाइज वो गतिविधि है जो स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब
वेल प्लान्ड हो, रिपीटिटिव हो, उस चीज को आप बार बार करें। और किस पर्पज से करें? शरीर को कंडीशन करने के लिए, मांसपेशियों को स्थिर करने के लिए, मांसपेशियों में बल बढ़ाने के लिए, हृदय में बल बढ़ाने के लिए, अपने आप को फिट करने फेसबुक के में लिए। कुछ ये सारी सर्च करोगी गतिविधियां तब जब आएगा आप ना। करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, फेसबुक तो में वो आईडी व्यायाम उडी कुछ कहलाता है। ही डालना होगा उसका वो और व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सभी ऋतु में वो एकदम प्रत्येक से दिन कोई चीज अपने बल समझाते की हैं। आदि चलो शक्ति का व्हाट्सएप व्यायाम में करना इसमें चाहिए। टुको। इसके बारे में हम जब ये टॉक खत्म हो जाएगा तो व्यायाम की मात्रा, बलार्ध क्या होता है, ये सब चीजों पे हम बाद में फिर एक बार चर्चा करेंगे। अब मैं अपने स्पीकर डॉक्टर एनके सिंह साहब को निमंत्रित करता हूं कि वो कृपया अपना व्याख्यान दें और हमें इस विषय पे जागरूक करें। सभी महानुभावों को नमस्कार। और हमारे प्रिय बंधु डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने मेरा परिचय आपको दे ही दिया है। अध्यक्ष जी, सचिव जी, देश और विदेश से भी जुड़े हमारे सभी महानुभाव लोग, ये आज का जो इन्होंने टॉपिक रखा है व्यायाम पे, तो इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी तो शुरू में ही दे दी है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में बहुत तरह के कंफ्यूजन्स हैं कि कितना व्यायाम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर के अनुसार कुछ चीजों को बताऊंगा। स्क्रीन दिख रही है आपको डॉक्टर गुप्ता? जी सर, दिख रही है। हाँ, चलिए ठीक है जी। दिख रही है। तो पहले तो मैं आप सबों का धन्यवाद दे दूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मुझे बोलने का आज मौका दिया है। कि व्यायाम करना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं यह एक भारी समस्या है। और उस चीजों को भी थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि आखिर लोग जब यह एक फिजिकल एक्टिविटी को मैजिक बोलते हैं तो लोग क्यों नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर गुप्ता के साथ मैं एक बार अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के एक ऑरलैंडो वाले मीटिंग में था, और वहां पे इस लेडी ने, जो बगल में आपको दिख रही है यहाँ पे, ये डॉक्टर ही है, उसने एक टॉक दिया था, और वो 40 मिनट का एक टॉक था, साइंटिफिक टॉक था, कि ठीक है भाई कि अमेजिंग साइंस है एक्सरसाइज का, लेकिन हम लोग करते क्यों नहीं हैं। इसलिए मैं डिस्क्लोजर अपना यह देता हूं कि कुछ भी नहीं है। इस टॉक को मैंने बनाया मोटिवेटेड बाय दिस लेडी, ऑरलैंडो 2018 की घटना है। और मैं ये गारंटी आपको नहीं देता हूं कि मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने जा रहा हूं, और आपके बिहेवियर को सस्टेन करने के लिए अगर कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है तो आप जरूर यहाँ पिकअप करें। अगर नहीं भी होता है तो हम कहते हैं कि हैप्पी टू वेस्ट योर टाइम। इस पे थोड़ा समय अगर नष्ट होता है तो होने दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तब भी। आजकल कोविड के ज़माने में जब अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी एक पुराना पिक मिला। मेरे ख्याल थैंक से यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मेमोरी इन दिस कोविड टाइम। और कहाँ का है मैं भूल गया हूँ, किस कॉन्फ्रेंस का है। ये सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो का है ये। चलिए सॉरी, वहाँ का है ये। चलिए आपकी मेमोरी के लिए थैंक यू। तो ये मेरे बर्लिन ख्याल वाला से है, ठीक बर्लिन का है सर ये। बर्लिन का है। हाँ। चलिए, हो सकता है। तो लेकिन ठीक है सर, जब आदमी के जीवन में रिलैक्स करना भी जरूरी होता है, लेकिन रिलैक्स करने के अलावा यह एक जो वाक्य है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इस चीज को हम समझ गए तो मेरे ख्याल से जो आज हमारा टॉपिक है वह निश्चित तौर पे उसकी महत्ता आपको दिखेगी। ये एक साइकिलिंग करते हुए मेरा सीन है दुधवा नेशनल पार्क का। ये मेरे ख्याल से मेरा लास्ट कोविड होने के पहले, फरवरी के पहले सप्ताह में ये मेरा लास्ट एक ट्रेवल हुआ था। उसके बाद तो फिर हुआ ही नहीं, किसी का भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ का था, और यह एक पुराना पीक है, अपने एक डॉग के साथ मैराथन को अरेंज जब हम लोग करते हैं तब का। अब है कि व्यायाम
केवल चाहे 1 घंटे आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, यही नहीं होता है। जैसे कि डॉक्टर गुप्ता बोल रहे थे कि घर में जो हमारे लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई हम तो दिन भर घर का काम करते हैं, तो क्या वह व्यायाम नहीं होता है? हम उसको भी टच करेंगे। इसके अलावा रिक्रिएशन जिसे आप बोलते हैं, उससे कई तरह से व्यायाम को किया जा सकता है। जैसे कि यह एक राफ्टिंग में करते हुए दिखा रहा हूँ आपको एक कॉन्फ्रेंस में। जैसे ये कोई भी अगर आप रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं और हमारे गांव के लोग अगर इस तरह दिन भर घूमते रहते हैं, तो यह भी एक व्यायाम ही है और इसके भी फायदे हैं। यह भी एक हमारे कॉन्फ्रेंस का ही फोटो है, जहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कि नो टाइम फॉर द जिम। तो यहाँ पे एक मशीन ऑलरेडी रखी हुई है सीढ़ी आपके घर में। यह एक बहुत अच्छी मशीन है, इसका आप यूज कीजिए और आप डायबिटीज को रोकिए और सभी बीमारियों को कई बीमारियों को रोक सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं साइंस को बताऊंगा, क्योंकि जब तक मेरा अपना कहना है कि जब तक साइंस को आप नहीं जानेंगे तब तक आप सस्टेन नहीं करेंगे व्यायाम को या एक्सरसाइज को, और तब उसकी क्या आर्ट हो सकती है। और खासकर कोविड के जमाने में जब सोशल डिस्टेंसिंग का एक दौर चल रहा है और अभी ये चलेगा, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। डायबिटीज में एक ऐसा भी समय था जबकि ये कहा गया था कि व्यायाम जो है डेंजरस होता है डायबिटीज के लिए। वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस समय भी एक फिजिशियन थे डॉक्टर जे सीगेन, उन्होंने कहा था कि नहीं, डायबिटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रोग को नियंत्रित करने के लिए और इस चीज से बचने के लिए। और ये अगर आप देखें कि 1919 में ही उन्होंने एक जो परफॉर्मा दिया था ब्लड शुगर के मरीजों के लिए, वह आज भी उतना मायने उसके बदले नहीं है। उन्होंने उस समय भी बोला था कि जिसे आप आजकल बोलते हैं हिट हाई इंटरवल जो इंटेंसिटी के द्वारा जो व्यायाम की जाती है, उसके बारे में उस समय भी उन्होंने बताया था। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि यह एक इमेजिंग है, इमेजिंग। और फिर मुझे याद आते हैं ये दिन, अब कोविड के दिन में आजकल हम लोग पुराने पिक्स को निकाल के देख रहे हैं। तो यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज वियना, यहाँ पर भी डॉक्टर गुप्ता के साथ हम लोग गए थे, और 15 सितंबर 2014 का एक सीन है। और ये जो जेंटलमैन है ये हैं फील सुदरलैंड, और इनका उस समय ही बोलना था कि एक्सरसाइज इज द $1 बिलियन ड्रग दैट नेवर गेट्स प्रेस्क्राइब्ड। और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है कि नॉट डेड इट। अगर आप गूगल पे जाएंगे या अमेजन पे जाएंगे तो इस किताब को ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि इस आदमी को 6 महीने का जब था, जब जन्म के बाद, उस समय इसको डायबिटीज हुई थी। और आज के डेट में जब ये करीब 45 इयर्स का है, तो जब इसको उस समय टाइप 1 डायबिटीज हिप का डायग्नोसिस हुआ यूएसए में, तो ये बोला गया कि ये आदमी मैक्सिमम 20 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन आज वो 45 इयर्स एज के हैं और इन्होंने ईएसडी वियना के मेन हॉल में, हॉल ए में, करीब 4 या 5 हजार पूरी दुनिया के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट रहे होंगे, और उन्होंने एक डायबिटीज में व्यायाम पर एक भाषण दिया था। और मुझे याद है कि जब उसका भाषण समाप्त हुआ तो करीब 3 या 4 मिनट तक लोग खड़े हो गए थे और ताली बजाते रहे थे। उसने इतना ज्यादा मोटिवेट किया था। तो उसने लिखा है कि माई रेस अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम डायग्नोसिस टू डोमिनेंस। ये अमेरिका में 3000 किलोमीटर के जितने भी साइकिल के रेस हुए हैं, उसका ये कितने मेडल्स ले चुके हैं, कितने में ये टॉप कर चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। और पूरी दुनिया में आज टाइप 1 के जो मरीज हैं, टाइप 1 जो बच्चों में बीमारी होती है, उसके जो मरीज हैं, उसका एक नोवो टाइप 1 करके उन्होंने जो संस्था बनाई है, अभी उसका कोई जोड़ नहीं है जो काम कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि टाइप 1 डायबिटीज में जो मेडिकल साइंस को आज पता हुआ है कि एक्सरसाइज के बारे में, वो बहुत कुछ इन लोगों के कारण पता चला है हमें। ये लोग जब रेस करते हैं 2000-3000 किलोमीटर की, तो ब्लड शुगर भी चेक करते रहते हैं, इंसुलिन भी लेते रहते हैं, कुछ खाते भी रहते हैं और ऐसे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं
जो हमारे लिए मोटिवेटर हैं और ये मेरे अभी फ्रेंड भी हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि डायबिटीज से किस तरह आपके मेमोरी को इम्प्रूवमेंट होती है, उसमें बहुत से केमिकल्स निकलते हैं, बोन्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जबकि ये ओस्टियोकैल्सिन सिक्रीशंस होती है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता है। थोड़ी देर के लिए साइंस बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं सिंपल सेंटेंसेज में मैं बताना चाहूंगा, इसलिए कि जब तक साइंस को आप नहीं जानेंगे और ये आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, तब तक आपके लिए ये मोटिवेशनल फोर्स नहीं हो सकता है कि आप प्रतिदिन रेगुलर एक्सरसाइज करें। डायबिटीज के जो भी मरीज हम देखते हैं, अब पता नहीं हमारा जो डेटा है वह तब 20 से 30% हमारे डायबिटिक मरीज ही रेगुलर वॉक कर रहे हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। और अभी तो कोविड के जमाने में जब लॉकडाउन था तो एक बहाना भी था कि भाई अभी कैसे हम घूमें, ऑलरेडी इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। इस चीज को समझिए कि जो मसल्स है, जो मांसपेशियां हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ग्लूकोज को बायोफ्यूल की तरह यूज करती हैं, और मसल्स जो है वही मेजर कंज्यूमर है ग्लूकोज को यूज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो मांसपेशियां हैं उसमें पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज जो है, करीब 2000 कैलोरीज के ग्लूकोज उसमें स्टोर रहती है। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके जलाते नहीं हैं, तो यह ज्यों का त्यों वहीं पड़ा रहता है। और वो पड़ा ही नहीं रहता है, बाद में जब उसका कोई यूज ही नहीं होता है तो वो फैट में चेंज होता है, क्योंकि बॉडी उसको फैट के रूप में ही स्टोर करेगी। फिर आपको वो फैट बढ़ता चला जाएगा, आपकी वजन बढ़ती चली जाएगी, इंसुलिन का वो रेसिस्टेंस कर देगा और डायबिटीज या हार्ट या कई तरह की बीमारियों को पैदा करेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जो ये पाथवे है एक्सरसाइज, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज है और मांसपेशियों में इसको घुसने के लिए वहां पे एक ताला लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है जो इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं, और वहीं पे इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन क्या करता है, उस ताला को खोल देता है चाबी से कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो मांस में चला जाए। अब अमेजिंग बात यह है कि अगर इंसुलिन न भी रहे और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के द्वारा भी वो ताला खुल जाता है, वो गेट खुल जाता है और ब्लड में जो ग्लूकोज है वो मांसपेशियों में घुस जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूं कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये काम करता है। ये एक्सरसाइज पे मैं एक चीज को और भी बताना चाहूं कि जितने भी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन हैं या यूरोपियन के जितने भी डायबिटीज के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो बहुत समय देते हैं, डिवोट करते हैं एक्सरसाइज साइंस पर। हमारे भारत में अगर आप कोई भी डायबिटीज के कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो बड़ी मुश्किल से अगर एक भी टॉक हो जाए तो किस्मत समझिए। लेकिन अगर आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में भी जाएं या यूरोपियन वाले में जाएं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बार एडीए में पूरे दिन भर केवल एक्सरसाइज पे बात हो रही थी और इतने ज्यादा टॉपिक्स हुए, साइंस इसके इतने ज्यादा बताए जाते हैं कि वो ये मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये क्या एक्सरसाइज पर कितनी तेजी से रिसर्च चल रहा है। बेसिकली एक चैप्टर मैंने लिखा था वो मेडिसिन अपडेट 2019 में, जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह जेनेटिक वेरिएशन पर तय काम करता है हमारे शरीर के लिए, किस तरह ये इन चीजों को अपनी डिटेल्स में जाने का चूंकि समय भी नहीं है, वो किस तरह से द मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके इंसुलिन को यह संवेदनशील कर देता है, ऑक्सीडेटिव कंटेंट जो अच्छी चीजें हैं उसको बढ़ा देता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है कोशिकाओं का, उसके कंटेंट को, उसके कार्य करने की क्षमता को ये व्यायाम बढ़ा देता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो डायबिटीज के लिए तो खासकर एक वरदान की तरह है। दूसरा लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं CMGU, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है। यह है कॉन्ट्रैक्शन मेडिएटेड अपटेक। एक्सरसाइज करने से जब इंसुलिन की हमको जरूरत उस समय नहीं रहती है, केवल कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, जब मांसपेशियां जब कॉन्ट्रैक्ट केवल करती हैं, तो
वहां से मैंने आपको बताया कि इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर जाने की क्षमता शुरू हो जाती है। और मजे की बात है कि जब आप एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं उसके बाद भी इस कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट के कारण ब्लड में जो शुगर है वह मांसपेशियों में घुसता रहता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए खासकर। और इंसुलिन के रेसिस्टेंस को होना यानी इंसुलिन का काम नहीं करना, यही टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है, जो कि आपके डिफॉल्ट जो फालतू टाइप का लाइफ स्टाइल है उसके कारण होता है। लेकिन अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं और एकदम एक्यूट बाउट ऑफ इंडोरेंस एक्सरसाइज, जो एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपके इंसुलिन को 48 से 72 घंटे तक सेंसिटिव रखता है। बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एक बार का एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है कम से कम 48 आवर्स के लिए, और इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितने ही तरह के कार्य होते हैं इसमें कि अभी जो देखा गया है कि अगर दूसरा एक्सरसाइज का जो तरीका है, जो जिम वाले एक्सरसाइज हैं जिसे आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, वो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च अभी चल रहे हैं। हार्ट के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो किस तरह आपकी भासोडाइलेटेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल की बायोजेनेसिस होती है, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट आते हैं, और हार्ट की जितनी बीमारियां हैं, खासकर जो कोरोनरी हार्ट ब्लॉक्स जो होती हैं, उसके इंप्रूवमेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेल्स में ये नहीं जाऊंगा साइंस में, लेकिन अभी समय जो है बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ बहुत है, हाइपरटेंशन, लिपिडेमिया यानी लिपिड प्रोफाइल का खराब होना, एस्ट्रोजेनिक समस्या होने से स्ट्रोक होना, इन सब चीजों पे रामबाण की तरह जो है यह एक्सरसाइज एंटी एस्ट्रोजेनिक होकर काम करता है। और आजकल एक डायबिटीज के होने के पहले लीवर में चर्बी को जमने की समस्या बहुत ज्यादा पाई जा रही है। अगर आप जितने भी डायबिटिक मरीज हैं उनको कोई भी तकलीफ नहीं है और उनका अल्ट्रासाउंड कर लीजिए लीवर का, तो 30-40% में दिखाएगा कि इसके लीवर में फैट जमा है। इनको डायबिटीज अभी नहीं हुआ है उनको भी आप अगर रूटीनली एक्सरसाइज कर अल्ट्रासाउंड करा के देखिए तो उनको दिखाई पड़ेगा कि बहुतों के लीवर में चर्बी जम चुकी है और वही चर्बी बाद में उनको डायबिटीज पैदा करेगी। और इसको अगर ठीक करना है, इसको रिवर्ट करना है, तो हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है आज के डेट में। तो इसके लिए क्या रामबाण है? इसके लिए रामबाण केवल एक्सरसाइज है, जो कि आपके करने से ऐसा हो सकता है। इसके कारण दिखाया गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर 10% वेट लॉस भी हम कर देते हैं, जो कि संभव नहीं होता है, नॉर्मली हम लोग 5 to 7% कर पाते हैं, तो लीवर के सभी पैरामीटर्स जो है इंप्रूव कर जाते हैं और ये काम करता है। तीसरी चीज है कि शरीर में 2 तरह की चर्बी होती है, एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एक को ब्राउन बोलते हैं। ब्राउन एडिपोज यानी ब्राउन फैटी टिश्यू जो होती है, उससे जो चीजें निकलती हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाइट एडिपोज टिश्यू से बहुत ही खतरनाक केमिकल जो निकलते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आप ब्राउनिंग कर सकते हैं, उसमें आयरिसिन करके एक चीज निकलती है जो कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू को ब्राउन एडिपोज में चेंज कर देती है, और यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि होती है। अब है कि 2 एक्सरसाइज कितने तरह के होते हैं। अभी डायबिटीज में जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, पहले हम लोग जानते थे कि केवल एरोबिक एक्सरसाइज करना ही इंपॉर्टेंट होता है। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या है? रनिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, 1 घंटे का जो फास्ट वॉकिंग है, ये सब, या बैडमिंटन आप खेलते हैं या आप स्विमिंग करते हैं, तो ये सब एरोबिक्स होते हैं। और जिम वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो सब बेसिकली रेसिस्टेंस एक्सरसाइज बोले जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को याद रखिए कि आज डायबिटीज के मरीज को केवल एरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं दी जाती है, उसके साथ में हफ्ते में 3 दिन आपको रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। इसका कारण क्या है? अगर आप यहाँ देखेंगे एरोबिक एक्सरसाइज तो मसल के पावर को तो बढ़ाएगा, लेकिन बहुत सब चीजों पे कोई काम नहीं कर रहा है। मसल के फाइबर साइज पर भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या करता है कि मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, मसल के पावर को बढ़ा रहा है,
मसल के इंडोरेंस यानी स्टेमिना को बढ़ा रहा है, मसल की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, मसल के फाइबर साइज को बढ़ा रहा है। ये सब केवल रेसिस्टेंस एक्सरसाइज से हो रहा है। और मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस में भी अगर जाएंगे तो देखेंगे कि एरोबिक एक्सरसाइज से ठीक है इंसुलिन सेंसिटिव हो गया है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क का रिडक्शन हो गया है, बॉडी मास पर इसका फिर लीन बॉडी मास पे असर ज्यादा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये लीन बॉडी मास को भी बढ़ाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थोड़ी देर में आपको फिर बता रहे हैं। बेसिकली द कॉन्सेप्ट अब ये है कि हमारा जो बीटा सेल है जहां से इंसुलिन निकलता है, और उसके नहीं निकलने के कारण, पूरा सिक्रेशंस नहीं होने के कारण, या निकल रहा है और काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण डायबिटीज हो जाता है, और ये बीटा सेल धीरे धीरे अल्फा सेल में चेंज हो जाता है जिससे ग्लूकागोन निकलता है। लेकिन देखा गया है कि एक्सरसाइज के द्वारा इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए आजकल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज का कॉन्सेप्ट 2019 से बहुत जोर पकड़ रहा है, और इस पर बहुत से लेक्चर्स हो रहे हैं कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को। खैर ये टॉपिक मेरा अभी नहीं है। अब है कि कोरोना एरा में क्या ये डायबिटीज के मरीज हों या डायबिटीज के मरीज नहीं भी हों, तो एक्सरसाइज कुछ फायदा करेगा क्या कोरोना से बचाव के लिए? इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब आप एक्यूट एक्सरसाइज करते हैं, यानी जब एक्सरसाइज 40 मिनट 1 घंटे का कर रहे हैं, तो आपके इम्यूनेट इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी का ही पूरा खेल है ये कोरोना का बीमारी। जिसकी इम्यूनिटी है वो ठीक हो जा रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है वो फंस रहे हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे चीज निकलना चालू होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एनके सेल्स, जो कि वायरस को पकड़ के किल कर सकते हैं। उसको, इनके बढ़ने से जो वायरस शरीर में घुसता है या उसको जो क्षमता है आपको डैमेज करने की, उसको ये प्रोटेक्ट दे सकती है। इसका पूरा साइंस है कि किस तरह ये इम्यूनो सर्विलेंस करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो जो लिम्फोसाइट्स है जो कि कोरोना में घट जा रहा है, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स से जो कोई भी जब वायरस हो, बैक्टीरिया हो शरीर में जाता है, तो शरीर में भगवान ने ही ऐसी क्षमता दी है कि उसमें कुछ ऐसे चीज निकलने लगते हैं जो उसको पकड़ के किल करके खत्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोरोना का वायरस गया और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो पकड़ के वहीं पे उसको खत्म कर देता है। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो बिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट्स मोबिलाइज हो जाता है। एक सिंगल बाउट ऑफ एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, तो बिलियंस ऑफ लिम्फोसाइट जो है मोबिलाइज हो जाता है डायनेमिक फेज में एक्सरसाइज का। इसके कारण ये जाकर वहां से बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्टिमुलेट करता है लिम्फोटाइट सब, और आपको उससे बचने की क्षमता, उसको किल करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके बारे में मैं ये नहीं बता रहा हूं, कह रहा हूं कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और फिर भी अगर कोरोना वायरस आप में चला जाएगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर वो चला भी गया तो आपकी क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो उसको किल कर सकता है, इम्यूनो सर्विलेंस के द्वारा उसको हटा सकता है, और यह आपकी बीमारी को एक बहुत हल्के माइल्ड रूप में दिखाते हुए खत्म कर सकता है। तो इस चीज को जानना जरूरी है। अगले 10-15 मिनट में मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के बारे में जो मेन टॉपिक है कि कितने तरह के एक्सरसाइज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यूजिंग ऑक्सीजन फॉर एनर्जी। इसमें ऑक्सीजन यूज होता है जब लार्ज मसल्स को आप मूव करते हैं, और इसका मैंने तरीका बताया कि ये रनिंग, वॉकिंग, ये सब होता है। रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो होती है, जो जानना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ये इंक्रीज करती है नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर को, उस स्केलेटल मसल्स के जितने भी चीजें हैं उसको सेंसिटिव करती है, और मसल्स के लूजिंग फैट के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए काम करती है। इसका कैसे करना चाहिए, इसके लिए सिंपल चीज है फिट, FITT। फिट क्या है आपको जानना है, फ्रीक्वेंसी कि हाउ ऑफन टू एक्सरसाइज, जानना है इंटेंसिटी कि कितना हार्ड करें, टी है कि टाइम की कितनी देर करें, और टाइप मतलब व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्सरसाइज, ये आपको जानना है। इस चीज से को जानकर तीसरे कर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी साइंस में आ रही हैं, और जैसे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसे बोलते हैं हिट हमें जिसे, और इसी को
स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आजकल समय लोगों को कम है, 2-3 मिनट टाइम है, आपको 10 ही मिनट टाइम है, तो उसके लिए वो शॉर्ट पीरियड का इंटेंस एक्सरसाइज कराते हैं और फिर उसकी रिकवरी कराते हैं और फिर इस तरह से करते हैं, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। कि जैसे कि ये 8 बजे यहाँ से चालू हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 1 मिनट तक वार्म अप किए, ब्रिस्क वॉकिंग किए, इसके बाद 2 मिनट ब्रिस्क वॉक्स इन बिटवीन किया, फिर वेरी फास्ट वॉक किया, 5 मिनट करके कूल डाउन हो गया। इसे बोलते हैं हिट, यानी एक तरह का ही तरीका है एक्सरसाइज करने का। और यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें इसके फायदे होते हैं। वो ये पूरे यूट्यूब में आप जाकर अगर हिट करके टाइप करेंगे तो करने के तरीके आप वहां देख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इस प्रोटोकॉल को। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, ये जिम वाले जो ट्रेनिंग है, जो इस तरह का पुशअप है जो आप देख रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, जो इस तरह की चीजें हैं और इस तरह जो एक्सरसाइज मशीन से की जाती हैं, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल हम सभी के लिए है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, आपकी मसल्स मास जो है, मांसपेशियों की जो उसमें जो कंटेंट्स है वो गलने लगता है। और उसके कारण अगर आप खासकर इनएक्टिव हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो मसल्स का लॉस होता ही होता है, मांसपेशियों का लॉस होने लगता है। इसको अगर बचाना है तो केवल आपको रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ही काम आएगा, इसलिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज अगर हफ्ते में इसको 3 दिन भी करते हैं तो इसको ग्लूकोज, एक चीज होती है ग्लूकोज को खींचने वाले जो चीज होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ये सेंसिटिव करती है और ये इंसुलिन को सेंसिटिव करती है। आजकल बहुत से मरीज ऐसे आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि भाई एक्सरसाइज करना आपको जरूरी है। वो बोलेंगे हमारे घुटने में दर्द है, हमारे हिप जॉइंट में दर्द है, हमारे लोअर लिम्स में दर्द होता है, हम चल नहीं सकते हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उनके लिए भी रेसिस्टेंस एक्सरसाइज रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं। उनके लिए तो बल्कि यही एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो कि काम कर सकता है। तो ये चीजों के बाद है कि इंटरप्टेड सीटिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यह भी एक इंटरवेंशन ही है कि जैसे आप लगातार 4 घंटे बैठे हुए हैं, तो हम लोग आजकल बोलते हैं कि बीच में थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा देर 5 से 3 मिनट भी आप थोड़ा वॉक कर लीजिए और फिर बैठ के काम कीजिए। अगर इसको भी आप फॉलो करते हैं तो यह भी आपको ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए भी बड़ा काम करेगा। इसका एक पूरा साइंस है कि ये किस तरह से काम करता है। फिर जैसे कि डॉक्टर आलोक गुप्ता बोल रहे थे कि घरेलू काम के लिए डेली मूवमेंट उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड टास्क है। जैसे कि बहुत लोग सुबह में मैं देखता हूँ कि डॉग को लेकर वॉक करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। ये भी अगर रेगुलर आप करते हैं तो यह ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह रिकमेंड किया जाता है जे पार्ट ऑफ होल्ड अप्रोच एंड एज ए स्टार्टिंग प्लेस फॉर सीडेंटरी डायबिटीज। जो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है उसको बोलिए कि तुम घर में ही कोई घरेलू काम करो, गार्डनिंग करो, कुछ सीढ़ी है तो उस पर चढ़ो, कुछ और घरेलू काम करो, तो इसके द्वारा ये काम करेगा। आजकल डॉग का बहुत सा न्यूज आपने पढ़ा होगा कि बहुत से एयरपोर्ट्स पे इस खासकर गोल्डन रिट्रीवर डॉग को अभी रखा गया है, वो कोरोना का डायग्नोसिस के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना होने के बाद ये डॉग केवल सूंघ कर बता देता है कि आदमी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसका मैंने साइंटिफिक एविडेंस भी देखा है। और पहले भी हम लोगों ने अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में डॉक्टर गुप्ता के साथ, मुझे याद है कि एक लेक्चर अटेंड किया था, जहाँ की जो डायबिटीज के मरीज में आपने ज़्यादा दवाइयाँ ले ली या इंसुलिन ज़्यादा ले लिया, आपकी ब्लड शुगर घट के हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, यानी शुगर घट गई, वैसे मरीज में ब्लड शुगर घटने जा रहा है। ये पहले ही डॉग में ये क्षमता है कि वो अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए तो उसको पकड़ के आपको अलर्ट कर देगा कि तुम्हारा ब्लड शुगर घटने जा रहा है। ऐसे ही एविडेंस साइंटिफिक पेपर्स है, मैं बिना साइंटिफिक एविडेंस के बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन पे इसे पेपर प्रेजेंट हो चुका है कि डॉग में ये क्षमता है। यह एपिलेप्सी के मरीज में भी ये एपिलेप्सी होने के पहले पकड़ने की क्षमता है।
तो ऐसे इमेजिंग डॉग के साथ बहुत अगर आप वॉक करते हैं, क्योंकि मैंने पाया है कि मोनोटोनी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप रोज अकेले वॉक करेंगे तो शायद आपको करने की रोज इच्छा नहीं होगी। तो उसके लिए अगर एक डॉग आप रखते हैं, उसको रोज उसके साथ घूमने जाते हैं, तो आपको एक मोटिवेशनल फोर्स हो जाता है। और ऐसे रिसर्च दिखे मैंने हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो लोग डॉग ओनर हैं वो ज्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं। जैसे कि आजकल मेरे पास 2 डॉग्स हैं, तो सुबह में तो 5 बजे, ये 6 बजे के बीच में ये मेरे को उठा देता है, उस समय 1 घंटा घूम लेता है साथ में। लेकिन शाम के टाइम में जब मैं रिलैक्स रहता हूँ और बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं होती है और मैंने बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, उस समय डॉग मेरा थोड़ा सा अलर्ट करके बाहर ले जाता है और 1-2 बार बिल्कुल हिट करा देता है, मतलब हाई इंटेंसिटी रनिंग करा देता है मेरे को। तो ये मेरे लिए एक फायदेमंद हो जाता है ये रखने से। अब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जरूरी है एक्सरसाइज में, इंटेंसिटी या ड्यूरेशन, ज्यादा देर एक्सरसाइज करें या ज्यादा इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज हम करें? इस पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। करंट रिसर्च जो है वो क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट करता है कि इंटेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। इसको समझिए, इंटेंसिटी इसलिए हम बोलते हैं कि जब तो आप वॉकिंग करते हैं तो थोड़ा फास्ट वॉकिंग कीजिए, इंटेंसिटी जरूरी है। क्योंकि एक लो इंटेंसिटी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अगर आप काम करते हैं तो फैट बिकम्स द प्राइमरी फ्यूल सोर्स। और अगर ब्लड ग्लूकोज घटाना आप चाहते हैं तो लो इंटेंसिटी में जब फैट से जब मेन सोर्स हो जाएगा, फ्यूल का प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा ब्लड ग्लूकोज को घटाने के लिए। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी की आप एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज मेन सोर्स हो जाता है जो जलता है, और ये तब ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को घटाता है। तो इस चीज को डायबिटीज के मरीज को समझना जरूरी है कि इंटेंसिटी उनके लिए ज्यादा जरूरी है अगर वो ब्लड ग्लूकोज को घटाना चाहते हैं। तो कई लोग को मैं देखता हूं कि जब बोलते हैं घूमने के लिए तो बड़ा धीरे धीरे घूमते हैं, वो हाई लो इंटेंसिटी में ब्लड ग्लूकोज नहीं घटेगा, और फिर उसको 40 मिनट 50 1 घंटा करेंगे तब वो काम करेगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी हाई करते हैं तो ये ग्लूकोज को जलाकर काम करता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब है कि फ्रीक्वेंसी जो है एरोबिक ट्रेनिंग का और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग का कैसे करें, इसके बारे में आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके जीवन में हो सकती हैं, जैसे कि डांसिंग हो सकती है, इस तरह के न्यूरो मोटर और बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज हो सकती है। अभी एक नया वो टाई चाई भी करके भी चला हुआ है, चाइनीज चीज है, किसको भी कर सकते हैं। तो बहुत तरह के फॉर्म है जो आप कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर योग हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज हैं तो बहुत तरह के योगासन हैं जो आप कर सकते हैं। योगासन करने से भी अप रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर हो जाता है और इंसुलिन ग्लूकोज के रेशियो को ठीक करके यह आपके शुगर को कंट्रोल भी करता है और यह आपको बचाता भी है। तो जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने भी वो सूर्य नमस्कार का अभी वो दिखाया था शुरू में एक पिक, मैं इसे इसलिए दिखाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे बहुत कम जगह में आप कर सकते हैं, मात्र 5 मिनट में कर सकते हैं, और 6 से 12 राउंड अगर आप कर लेते हैं तो ये एरोबिक, रेसिस्टेंस, योगासन हर चीज को कंबाइन करके आपके मानसिक संतुलन को भी ठीक करता है। और आप देख सकते हैं कि ये पेंक्रियाज ग्रंथि पर भी बहुत अच्छा कार्य करता है, और हर तरह से यह एक संतुलित और भरपूर आपके पास चीज है जिसे सूर्य नमस्कार बोलते हैं। इसको अगर नहीं सीखे तो जरूर सीखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। आजकल योग पर थाउजेंड्स ऑफ पेपर, साइंटिफिक पेपर्स उपलब्ध हैं, उसके मेटा एनालिसिस क्लियर कट बता रहे हैं कि यह बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। और अगर आप हार्ट के, डायबिटीज के या किसी तरह के मरीज हैं तो हर जगह इसके फायदे हैं। अब है कि कितना ज्यादा एक्सरसाइज हम करें। यह एक फोटो है, आप देख लीजिए कि इसमें दिखाया गया है कि ये जब पहला मैराथन हुआ था तो इसका नाम है पेडिच क्यों मर गए।
तो ये यहाँ पे था, ये आप देखिए यहाँ दिखा रहा है कि इतनी दूर ग्रीस से यहाँ इनको जाना था कि ग्रीक सेंट देयर फास्टेस्ट रनर फिडेपेडी टू कैरी होम न्यूज ऑफ द विक्ट्री। ग्रीक वाले जब जीत गए, ग्रीस में जब उनकी जीत हो गई, तो इसको बोला गया कि तुम जाकर बताओ इनको एथेंस में कि हम लोग जीत गए हैं। तो उसने 26.2 माइल्स मैराथन किया, उसी समय दौड़ के गया और मैराथन वहीं से शुरू हुआ था। बैटल साइट से आप देख सकते हैं ये गया यहाँ एथेंस तक 26.2 माइल्स था। वो वहां पे पहुंचा, बोला कि रिजॉयस वी कंकर एंड डाइड फ्रॉम द एग्जॉशन। वो बोला कि हम लोग जीत गए हैं और बोल के मर गया। मैसेज ये है, मैराथन इसी के नाम से चालू हुआ था। मैसेज यह है कि उतना ही एक्सरसाइज करें जितनी आप कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिफिक जितने भी बॉडीज हैं उन्होंने बहुत तरह के रिकमेंडेशंस किए हुए हैं, जैसे कि मैं केवल इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेन हमारा टॉपिक आज का यही है कि हमें करना चाहिए खासकर डायबिटीज के मरीज को मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज। रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो जिम वाले करते हैं वो 15 रिपीटिशंस कीजिए एक्सरसाइज का, और कैन बी रिपीटेड नो मोर देन 15 टाइम्स, माने 15 बार से ज्यादा एक बार में मत कीजिए। और जो लोग विगरस कर सकते हैं वो 6 से 8 टाइम कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइज के लिए जो है वो तो हमारे एडीए बोलता है कि 150 मिनट वॉक पर डे। हम लोग हमारे इंडियन सिनेरियो में इसको नहीं मानते हैं, हम लोग कहते हैं कि रोज 1 घंटा घूमिए। और रेसिस्टेंस एक्सरसाइज जो है 8 से 10 एक्सरसाइज उसका जो कर सकते हैं मशीन पर, उसकी सेट जो है 1 to 3 सेट्स 10 से 12 बार कीजिए कि आपको फैटिग नहीं हो। ऐसे तो नियम है कि 3 to 7 टाइम्स भी अगर आप करते हैं एरोबिक्स तो आपके लिए काफी है, लेकिन रोज घूमिए मेरा कहना है। हाँ, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज हफ्ते में 3 दिन जरूर कीजिए। और एक्सरसाइज के टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या जो एक्सरसाइज होते हैं ऑलरेडी बता दिया, तो इसकी पूरी रिकमेंडेशंस है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। अब इस चीजों को बताना इतना ही है कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस है जो मैंने बताया। अब है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मेरे को सुबह में समय नहीं मिलता है तो हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम में, आपको मना किया गया है कि शाम में नहीं कर सकते हैं। आप दिन में 12 बजे कर सकते हैं, रात में 12 बजे भी कर सकते हैं। आपका केवल पेट में भोजन भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर साइंस में जाएंगे तो ऐसे बहुत से रिसर्च आ रहे हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा घूमना आपके ब्लड शुगर को लो करता है, ये बताया, ये रिसर्च से पता चला है। तो ये गाइडलाइंस भी अमेंड हो रही है कि अभी पोस्ट मील एक्टिविटी, ऐसे अगर हमारे वैदिक साइंस में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि घूमने के बाद तेज चलना चाहिए, और मैं इस पे विश्वास करता हूं। लेकिन अगर घूमने के बाद हल्का हल्का वॉक करते हैं आप खाना खाने के बाद, तो ये आपके ब्लड शुगर को घटा सकता है। फिर अभी एक नया रिसर्च ये भी आया है कि आफ्टरनून का एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा इफिकेशियस है मॉर्निंग एक्सरसाइज से, अगर आपको ब्लड शुगर घटाना है तो। इसका कारण भी है, ये डायबिटोलॉजिया बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है और नया रिसर्च आपको हम दिखा रहे हैं पिछले साल का, जिसमें अब डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या है कि शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें ये उसको करते हुए देखा गया है कि ह्यूमन स्केलेटल मस्कुलर स्ट्रेंथ और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो पीक करता है लेट आफ्टरनून में। वो सजेस्टिंग है सर्केडियन रिदम है, हमारा जो शरीर का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक सर्केडियन, एक बायोलॉजिकल रिदम है। और सेवरल लाइन ऑफ एविडेंस सजेस्ट कर रहा है कि टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज अल्टर्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज डाइवर्सली। तो इसीलिए इन हेल्दी मैन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है उस पर फोकस करते हुए ये बताया गया है कि आफ्टरनून एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस चीज के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हमारा कहना है कि सुबह का समय जो है वो बहुत अच्छा माना गया है आपके वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। लेकिन अगर आपको समय नहीं है तो 4 बजे का समय हो, 5 बजे का समय हो, आप ऑफिस से 7 बजे लौट कर 7 बजे 8 बजे भी जब भी घूमते हैं आप घूम सकते हैं। कोविड काल में केवल थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए कि अगर दूर दूर रहें, जहां पर भीड़ भाड़ की जगह पे ना घूमें, गली में घूमें, ऐसे टाइम में घूमें जहां जिसमें लोग कम हो, और जहां भीड़ ओड़ हो वहां पे मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। इतना बताना बहुत जरूरी है।
और लास्ट 2 या 3 मिनट में अब ये बताना चाहूंगा कि मेरा गाइडिंग क्वेश्चन यह है कि जब इतनी महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी आपको हो गई कि आपके पास एक ऐसा चीज है जिसके करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी हो गई है तो कंट्रोल रही है हो जाएगी, तो फिर आप इसको करते क्यों नहीं है? लोग करते क्यों नहीं है? और ये कारण क्या है कि अगर आपको मैंने बोला, आप मोटिवेट हुए, 10 दिन आप करेंगे फिर आप छोड़ देंगे, यही होता है। इस चीज को जानना जरूरी है कि हम लोगों ने जो मैसेज दिया है इसको इस तरह से दिया है कि अगर एक्सरसाइज करोगे तो आने वाले दिन में आप सुखी रहोगे, और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उस लेडी जो ऑरलैंडो में भाषण दी थी उसका मेन फोकस यही था कि हमारा बाइनोकुलर प्रॉब्लम है कि हमने एक आइलैंड है यहाँ पे आइलैंड है जो डिस्टेंट हमारा ड्रीम है हमको पहुंचना, और हम यहाँ पर हैं और इस गैप में को हम लांघ नहीं पा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक तो बहाने हमारे पास बहुत हैं, क्यों नहीं एक्सरसाइज होती है, तो सोशल कमिटमेंट्स है, फैमिली की नीड्स है, कन्फ्लिक्टिंग ऑब्लिगेशंस है, अदर एक्टिविटीज, कंप्यूटर में टीवी में देखते हैं तो ज्यादा मन लगता है, विंड ऑफ शिफ्टिंग प्रायोरिटीज है, हमारे पास बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट है, तो बहाने तो हजार हो सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो भी आपके पास बहाने हैं, इस चीज को समझिए कि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका फायदा कल का छोड़ दीजिए, आज का अभी का अभी मिलने जा रहा है। ये बैंक का बैलेंस नहीं होने जा रहा है, अगर अभी इन्वेस्ट कीजिए और अभी यूज कीजिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि अगर बहुत से लोग आजकल डायबिटीज में आते हैं, बोलते हैं कि हमको सेक्स ड्राइव नहीं होती है, मेन और वीमेन हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, हर डायबिटिक क्लिनिक में लोग आते हैं कि बोलते हैं कि भाई हमको सेक्स ड्राइव नहीं होती है, बहुत तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। उनको पता ही नहीं है कि ये एक्सरसाइज का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, सेक्स ड्राइव फॉर वुमेन हो या मेन हो। कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में भी स्टडी करके पता चला है कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस करता है इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन विच इज कॉज्ड अमॉन्ग अदर्स बाय एंडोथेलियल डिसफंक्शन। बेसिकली जब हमारे खून के नली में एंडोथेलियल चीज जो होती है जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होता है, जब वो डिसफंक्शन करने लगती है तो ये प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा काम करता है। ऑल्दो हम आपको ये नहीं बोलने जा रहे हैं कि इसी काम के लिए आप केवल एक्सरसाइज कीजिए, इसके अदर्स भी बहुत फायदे हैं, लेकिन यह भी एक फायदा है, यह पेशेंट्स को बताने से बहुत फायदा होता है। तो inactive individual might not know कि that movement can help them feel better now, अभी का अभी। ये नहीं कि तुम आधा 1 घंटा घूमोगे तो कल तुमको फायदा दिखाई होगा, परसों होगा या 1 साल के बाद होगा। इस चीज को बोलना बंद कर दीजिए, तुम आज का भाई काम करो और आज का फायदा अभी का भी लो। क्योंकि अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता होगा कि करने के बाद ही आपको फायदा होने लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है, आपका सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो गिव परमिशन, उनको परमिशन दीजिए कि टू मूव इन वेज दैट फील गुड, कि वो किस तरह से करना चाहते हैं, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और इसका पैसा अभी का अभी मिलने जा रहा है। इसीलिए हम लोग आजकल अपना एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन भी चेंज कर रहे हैं, कि बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा वाइटलिटी को बढ़ाएगा, तुम्हारे स्ट्रेस को कम करेगा, तुमको स्ट्रांग करेगा, तुम्हारे मन को रिलैक्स करेगा, तुम्हारे मन को तुरंत जॉयफुल कर देगा, तुम्हारे वेल बीइंग को तुरंत इंप्रूव आज का आज करेगा, तुम्हारे मूड को अभी का अभी ठीक करेगा, तुमको ये अभी का अभी इंजॉयमेंट देगा, तुमको फन अभी का अभी फील होगा, तुम्हारी जो चिंता है अभी खत्म होगी, तुम्हारा कनेक्शन जो और लोगों से है ये सोशल कनेक्शन अभी बढ़ाएगा, तुम्हारे माइंड को क्लियर करेगा, तुम्हारे सेक्स ड्राइव को आज का आज बढ़ाएगा। और ये किस तरह से करेगा? वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, डांसिंग, योगा, जिम गोइंग, गार्डनिंग और किसी तरह से। तो इस चीज को अगर प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर को आजकल बहुत जरूरी हो गया है कि इस चीज को हम लोग बताएं कि सम एक्टिविटी इज बेटर देन नन एंड मोर इज बेटर देन लेस। मैं यहीं पे अब एंड करूंगा यह कहते हुए कि लव इट और हेट इट, एक्सरसाइज सेक्रेट इज weapons टू कंट्रोल द रिवर्ट द डायबिटीज, एंड सिटिंग लेस कैन एड yes to your life, and walking is the best medicine for diabetes। ये दो बहुत लोगों को पता है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल।
कि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब। और मित्रों, आप सभी ने देखा कि कितने ही मतलब सारगर्भित तरीके से एक एक पॉइंट को डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा। मैंने इनके सामने इस समय की बंदिश लगा रखी थी कि हमारे पास इतना ही वक्त है, अदरवाइज ये घंटों बोल सकते हैं इस विषय पे। ये इनका बहुत ही पसंदीदा और प्रिय विषय है। कुछ जो बातें जो इसमें मैं और डॉक्टर एनके सिंह साहब की अनुमति से जोड़ना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर, आप कि एक बहुत बड़ा सूत्र काम कर आपने रहे हैं। दिया फिट का, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। उसमें मैं कहता हूं कि एक चीज जो आपने इनडायरेक्ट वे में कह रखा है कि उसमें आप बाद में एक ई और जोड़ लीजिए, FITE। इट अच्छा, शुड बी एंजॉयबल, इट शुड बी एंटरटेनिंग। वो मैंने बाद में बताया, ये सही बात है। ई आपको बाद में बताया, मैं उसी में ई बढ़ा लेता हूं कि अगर एंजॉयबल और एंटरटेनिंग नहीं है तो सस्टेन नहीं करेंगे, आप उसको करेंगे नहीं। सही ये सही बात। बहुत जरूरी है कि वो एंजॉयबल। दूसरा, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज जैसे कहते हैं ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हाँ हाँ सही बात, एक्सरसाइज का बेनिफिट जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी है एंड पोस्ट एक्सरसाइज भी है। सही बात। अब जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में आप अपने मांसपेशियों के अंदर, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ढेर सारे ग्लूकोज के एनर्जी पैकेट्स पड़े हुए हैं, आप उसको यूज करते हैं। मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित पड़ा रहता है, लिवर में भी पड़ा रहता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो संचित ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन, वो मांसपेशियों में भी जलता है और ग्लूकोज से भी जल के बाहर निकलता है। तो जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस चालू होता है। आपके ब्लड में जो शुगर उपलब्ध है, ग्लूकोज उपलब्ध है, वो मांसपेशियों में वापस जाके ग्लाइकोजन के स्टोर ग्रुप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कि आगे फिर ये व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा, अचानक तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय ग्लाइकोजन होना चाहिए। जो लिवर से ग्लाइकोजन आपने इस्तेमाल कर लिया, वो फिर ग्लाइकोजन बनना शुरू होता है। तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो अब जाकर वापस लिवर में और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा शुरू होना था। ये लगभग 12 घंटे 16 घंटे तक ये प्रोसेस चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने एक्सरसाइज के बाद भोजन कैसा लिया है। अगर कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन लिया है तो ये प्रक्रिया जल्दी निपट जाएगी। कार्बोहाइड्रेट कम खाया तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी एक्सरसाइज जो आप एडवाइस किया जाता है कि हफ्ते में आप 5 दिन करो। आपने डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये असर 48 घंटे तक बना रह सकता है मांसपेशियों। तो आपको कभी भी 2 दिन की लगातार छुट्टी नहीं लेनी चाहिए कि हम सैटरडे संडे रेस्ट करेंगे। ये जो छुट्टी का दिन है, अगर आप लेना भी चाहते हो तो बीच बीच में डालें, ताकि जो एक्सरसाइज का बेनिफिशियल इफेक्ट, प्राइमिंग इफेक्ट आपकी मांसपेशियों पे पड़ा है, शरीर की कोशिकाओं पे पड़ा है, वो खत्म ना होने पाए, वो लगातार एक सतत बना रहे। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं तो ये कहता हूं कि 90% एक्सरसाइज मानसिक होता है, 10% शारीरिक होता है। 90% मानसिक क्या है? बिस्तर छोड़ना, जूता पहनना और सड़क पे आ जाना या ट्रेडमिल पे चढ़ जाना, जिम तक चले जाना, वो 90% काम है। और वही काम नहीं होता जिंदगी भर, वो कल पे टलता है कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। अगर ये 90% आपने काम कर लिया, जूता पहन लिया और घर से बाहर निकल गए, तो 10% शरीर वाला काम भी आप निश्चय ही कर। तीसरी चीज की डॉक्टर साहब से मोटिवेट होकर पता लगा, इसमें से कुछ लोग जाके तुरंत ट्रेडमिल खरीद के ले आवे, कुछ जिम का इक्विपमेंट खरीद के ले आवे, साइकिल खरीद के ले आवे, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है तो बहुत महंगी आप टॉवल स्टैंड खरीद के ला रहे हैं। उस पे सही बात है, बहुत ज्यादा टीएमटी के मशीन पे वो टॉवल ही सुखाया जा रहा है। सूखेगा, वो मशीन वैसे ही पड़ी रह जाएगी। इसलिए मशीन खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले एक अच्छे जूते में इन्वेस्ट करें और अपने काम को शुरू करें। और फिर जब आप मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप जिम में अपना घर में बनाते रहिए, वो बात की बात है। लेकिन इनिशियली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, नहीं बहुत महंगा टॉवल स्टैंड खरीद के आप ले आएंगे अपने साथ। इसके साथ मैं एक्सरसाइज कितना करें बताया आपने कि वो मैराथन दौड़ करके आया और मर गया बिकॉज ऑफ एग्जॉशन। तो हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में बताया गया है कि बलार्थ के लक्षण क्या है, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कब आपको रुक जाना चाहिए। जैसे हम आज के मॉडर्न साइंस में कहते हैं टेलर मेड ट्रीटमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, हर चीज व्यक्ति के आयु को देख के, उसके कोमॉर्बिड कंडीशन को देख करके, उसकी सब चीजों को देख के हम तय करते हैं। तो एक्सरसाइज भी उसी तरह से व्यक्ति की आयु क्या है, उसको बीमारियां क्या है, उसके शरीर की क्षमता क्या है, इन सब के हिसाब से उसके लिए टेलर मेड एक्सरसाइज बताना चाहिए और वो उसके लिए अपने फिजिशियन से राय ले सकता है। मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा और हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष मुरली मनोहर पाठक जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जो स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, उस संस्कृत के जो श्लोक हैं उसको वो
बताएं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर जी, ये देखिए, ये पहली स्लाइड है व्यायाम की मात्रा की। 1 मिनट में देख लूं पीछे का कोई और स्लाइड तो नहीं है। हाँ, हाँ ये सर। व्यायाम की मात्रा क्या होनी चाहिए सर, ये आप बताएं। जी सर, जी सर। सर सबसे पहले तो मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा डॉक्टर एन के सिंह साहब को। इन्होंने जो व्यायाम की शास्त्रीय पद्धति थी उसको मॉडर्न साइंस कैसे एक्सेप्ट करता है और मॉडर्न साइंस ने कैसे उसको अलग अलग समयों में बांट करके और हमारे जीवन के लिए उपयोगी बताया है, तो ये सारी चीजें उन्होंने हमको बताई। और FITT का इस फिट के माध्यम से कैसे हम फिट रह सकते हैं, इसको भी उन्होंने बताया। अब हमारी जो भारतीय परंपरा है ये वस्तुतः शरीर को ही लेबोरेटरी मानती रही है और उसके आधार पर उसने पूरे शरीर को कैसे व्यायाम और अभ्यंग के द्वारा ठीक रखा जा सकता है, ये दोनों दो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। तो व्यायाम की मात्रा कितनी हमें करनी चाहिए, ये स्लाइड हमारे सामने है। सर्वेषु ऋतुष्वरः अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। इन्होंने कहा है कि सर्वेषु ऋतुषु, सारी ऋतुओं में। कई बार लोग बहाना करते हैं कि बारिश हो रही है हम व्यायाम नहीं करेंगे, कई बार गर्मी लग रही है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हर ऋतु में अहह अहह माने प्रतिदिन जो लोग आत्महितैषी हैं, पूर्णतः अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोग बने रहना चाहते हैं, ऐसे पुंभी, ऐसे लोगों के द्वारा अपने जितनी उनकी टोटल शक्ति है, टोटल एनर्जी है, उसके आधे हिस्से से व्यायाम करना चाहिए। और अगर इस आधे हिस्से से ज्यादा व्यायाम करते हैं, 50% एनर्जी ज्यादा एग्जॉस्ट करते हैं, तो वो उनको नुकसान पहुंचाता है और बजाय स्वस्थ होने के वे बीमार पड़ सकते हैं। एक स्लाइड हो गई सर। दूसरा जो है, अब हम कैसे जाने कि बल आधा कब हमारा हो गया, यानी एनर्जी हमारी आधा कंज्यूम कब हो गई, कैसे जानेंगे? उसके लिए दो बड़े सुंदर श्लोक दिए हैं इन्होंने। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। कक्षा ललाट नासासु हस्तपादादि संधिषु प्रस्वेदान मुखशोषाच बलार्धम तद्धि निर्दिशेत। दो श्लोकों में दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि यदा, जब हृदय स्थान स्थितो वायु, जब हृदय में रहने वाला जो वायु है, हृदय में जो स्थिर रहता है वह वायु वक्त्रम प्रपद्यते, जब हमारे मुंह में आ जाए, यानी जब हम हांफने लगे। जो हृदय का वायु मुंह में कब आता है? जब हम तेज सांस लेते हैं और हांफने की स्थिति आती है। तो कह रहे हैं कि व्यायाम करते समय अगर हम हांफने लगे, व्यायाम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य को जब ये हांफने की स्थिति आ जाए, तब समझिए कि आधा बल आपका कंज्यूम हो गया। तद बलार्धस्य लक्षणम, इसी को आधे बल का लक्षण कहते हैं। और वहीं पर एक्सरसाइज को अथवा व्यायाम को रोक देना चाहिए। पहला लक्षण बताया। दूसरा बलार्ध का लक्षण इन्होंने बताया, कक्षा ललाट नासासु। कक्षा कहते हैं कांख को, आर्मपिट, ललाट फोरहेड है, और नासासु नाक, जो नोस्ट्रिल्स हमारी हैं इसके आसपास पसीना होना। हस्त, हाथों में कुछ कुछ गिलापन आ जाए। पैर की संधियों में, जैसे घुटना है मोड़ रहे हैं तो पीछे के हिस्से में पसीना अगर आने लगे। प्रस्वेदान, इन जगहों पर, यानी कांख में, ललाट पर, नाक में, हाथ में और पैरों में अगर पर्सपिरेशन होने लगे, अगर आपको गीलापन लगने लगे और प्रस्वेद यानी पसीने की बूंदें आपको दिखाई देने लगे। और अंतिम लक्षण इन्होंने बताया कि जब आपका मुंह सूखने लगे, जब बहुत ज्यादा टहल लेते हैं तभी मुंह सूखने लगता है, तो अगर मुंह सूखने लगे तो आप समझ जाइए कि आधा बल आपका कंज्यूम हो गया और आप वहीं पर इसको विश्राम दे दीजिए, व्यायाम को रोक दीजिए। अगला स्लाइड सर। अब इसके बाद टहलने के बारे में बताया गया है। टहलना, चंक्रमणम, चक्कर काटना, यानी टहलना। आजकल वॉक बहुत करते हैं लोग, तो उसके बारे में बता रहे हैं कितना करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यत्तु चंक्रमणं नाति देह पीड़ा करंग भवेत तदायुर बल मेधाग्नि प्रदमिंद्रिय बोधनम। कह रहे हैं कि यत्तु चंक्रमणम, जो टहलना अति देह पीड़ा करम न भवेत, जो शरीर को बहुत कष्ट न पहुंचाए, यानी उतना ही टहलिए
जितना टहलने के बाद आप बहुत थके से न हो जाएं या बहुत आपको तकलीफ न होने लगे, आप वहां पर रोक दीजिए। जब तकलीफ होने लगे तो रोक दीजिए। और अगर ऐसे टहल रहे हैं, तकलीफ नहीं हो रही है तब तक टहल रहे हैं, तो उससे आपकी आयु बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है, आपकी मेधा, पावर ऑफ लर्निंग और पावर ऑफ रिटेंशन को कहते हैं, मेधा बढ़ती है, धारणा शक्ति बढ़ती है और अग्नि बढ़ता है। अग्नि माने जठराग्नि, यानी बहुत अच्छी भूख आपको लगेगी। और अच्छी भूख लगना सबसे बड़े निरोग का लक्षण है, स्वस्थ का लक्षण है। और इंद्रिय बोधनम, इंद्रिय बोधनम मतलब इंद्रियां जागृत रहेंगी, कहीं भी आप सुस्त नहीं रहेंगे। कई बार आंख नहीं खुल रही है, कई बार उठने का मन नहीं कर रहा है, तो इस ढंग से जो चीजें होती हैं, ये अगर आप टहल रहे हैं और उचित मात्रा में अगर आप टहल रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें बढ़ेंगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर इसका उल्टा आप कर दीजिए, तो अत्यध्वा, अगर बहुत टहल रहे हैं, लंबा लंबा टहल रहे हैं, और वो तो क्या हो जाएगा, अत्यध्वा विपरीतोस्मात्, इससे विपरीत है, विपरीतोस्मात्, इससे विपरीत हो जाएगा और उससे जरा, शरीर में वार्धक्य आ जाएगा और दुर्बलता आ जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आप टहल रहे हैं तो आप में बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा। इसलिए शरीर के बल का जो आधा हिस्सा है, उस बल के आधे हिस्से से ही आपको टहलना चाहिए। और इसके बाद व्यायाम के दोषों पर चर्चा करते हैं कि व्यायाम के कौन से दोष होते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यायाम पहले कितना करना चाहिए, फिर उससे ऐसा न करने से क्या नुकसान होता है। तो कह रहे हैं कि वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोग माप्नुयात्। अपनी उम्र के अनुसार करना चाहिए। एक छोटा बच्चा, एक युवा और एक वृद्ध बराबर व्यायाम नहीं कर सकते हैं। उम्र के अनुसार करना चाहिए, बल के अनुसार करना चाहिए। शरीर में जिसकी जितनी शक्ति है, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो ज्यादा करेगा, जो कम शक्तिशाली है वो कम करेगा। फिर शरीर, कोई मोटा है, कोई मीडियम है, कोई पतला है, तो शरीर को ध्यान में रख करके व्यायाम करना चाहिए। और देश और काल, देश का मतलब होता है स्थान, किस जगह पर आप हैं उस जगह पर कैसा व्यायाम कर पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और काल, वही अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, सुबह दोपहर शाम, कौन सा ऐसा समय आप निकाल पा रहे हैं जिसमें आपको व्यायाम करना चाहिए। और अंतिम चीज इसमें दी गई है भोजन। भोजन आपने इंटेक कितना किया है। अगर बहुत ज्यादा खा लिया है और बहुत कम व्यायाम करेंगे तो नुकसान होगा। अगर बहुत कम खाया है, बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेंगे तब भी नुकसान होगा। तो उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन, इन चीजों पर ध्यान रखते, समीक्ष इन पर विचार करके ही हमको व्यायाम करना चाहिए। और अगर इन पर विचार करके व्यायाम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाए, रोगम आपनुयात्, तो रोगी हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि इतनी चीजें बता रहे हैं, 6 चीजें आगे बताया इन्होंने। व्यायाम, हास्य, भाष्याध्व, ग्राम्य, घर्म, प्रजागरण, 6 चीजें हैं। करें व्यायाम और हास्य, हंसना, व्यायाम करना, हास्य मने हंसना, भाष्य मने बोलना, अध्व बहुत ज्यादा रास्ता चलना, और ग्राम्य घर्म कहते हैं स्त्री के साथ रथ करना, प्रसंग करना, और जागना। इन 6 चीजों को उचितानि, जब ये उचित रहे, उचित मात्रा में ही इन 6 चीजों को करना चाहिए। और जो बुद्धिमान है वो इन 6 चीजों को अति मात्रया न निषेवेत, वो एक्सेस मात्रा में इसका वो पालन या आचरण नहीं करता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो इन सारी चीजों को मात्रा में करना चाहिए। फिर कह रहे हैं एता नेमम विधाश्चान्यान योति मात्रम निषेवते। ये जो 6 चीजें बताई गई हैं, इन 6 चीजों को और इनके समान अन्य भी जो जीवन की हमारे दिनचर्या के अंग हैं, इन सारी चीजों को जो बहुत ज्यादा निषेवते, जो बहुत ज्यादा करता है, एक्सेस करता है, वो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है इन्होंने। वो उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे कोई बहुत मतवाला विशालकाय हाथी हो और सोचे कि वो शेर जो आ रहा है हमारे सामने बहुत सबसे छोटा है, और उस शेर को न्योता दे दे कि आओ हम तुमसे लड़ेंगे, और शेर 1 मिनट में उस हाथी का पंजा मार के खत्म कर देगा। उसी प्रकार चाहे जितने हम बलिष्ठ हों, चाहे जितने हम शरीर से पुष्ट हों, लेकिन अगर मात्रा से अधिक अगर हम व्यायाम करेंगे, मात्रा से अधिक हम हास्य करेंगे, इससे अधिक अगर हम टहलेंगे या रति करेंगे या ज्यादा जगेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। एक श्लोक सर और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जी करिए। तो हमारे चरक संहिता में बताया गया है, हाँ चरक संहिता में बताया गया, बहुत सुंदर श्लोक है। शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायामो दोषनाशनः
भुक्तं विरुद्धमप्यन्नम व्यायामान न प्रदोष्यति। कह रहे हैं कि त्रिष्वपि, 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसीलिए रोग, निरोग उसको कहते हैं जिसका वात, पित्त, कफ तीनों इक्वल मात्रा में हो। कोई एक जब बढ़ता है या कोई एक घटता है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि तीनों ही, वात, पित्त और कफ, किसी भी परिस्थिति में सदा जो व्यायाम है वो दोष को दूर करता है। केवल व्यायाम उचित मात्रा में किया जाए। और यहाँ तक कि आपने कुछ अभक्ष्य खा लिया है, यानी एक्सेस मात्रा में खा, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लिया है, वह खाया गया अनाज भी या पदार्थ भी व्यायाम कर लेने से आपके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है। और इस व्यायाम को करने से हमें क्या मिलता है? शरीरोपचयः, हमारा शरीर जो अविकसित था, जो अंग अविकसित थे वो सारे अंग विकसित हो जाते हैं। कांति, शरीर में हमारे सौंदर्य आता है। और गात्राणाम सुविभक्तता, और हमारे अंग अलग अलग दिखे, यानी हमारे फीचर्स शार्प हो जाते हैं। कितनी बड़ी चीज बताई, ये मैंने ब्यूटी टिप भी दे रहे हैं हमारे ऋषि, अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपके अंग अलग अलग दिखेंगे, यानी आपके फीचर्स शार्प हो जाएंगे, ब्लंट नहीं रहेंगे। और दीप्ताग्नित्वम, और आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी अगर व्यायाम मात्रा के अनुसार करते हैं। अनालस्यम, और आलस्य आपके शरीर में कभी नहीं आएगा। और स्थिरत्वम, स्थिरत्वम कहते हैं कि आपकी त्वचा, जो स्किन है वो शाइनिंग देगी, स्किन में कोई तकलीफ नहीं होगी। और लाघवम मृजा, और आपका पूरा मुखमंडल आभा से युक्त हो जाएगा। इसीलिए और इससे लाभ जो होने हैं वो है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम श्रेष्ठता। और अगर आप उचित मात्रा में व्यायाम करते हैं तो थकान, जो श्रम करने से जो थकान होती है, जो आपकी प्यास लगती है, जो आपकी भूख लगती है, जो आपको ज्यादा गर्मी लगती है या जो ज्यादा ठंड लगती है, इन सबको सहने की क्षमता आती है, यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरे शब्दों में आज की भाषा में हम कहें तो व्यायाम से हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है और हम परम निरोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यायाम के बहुत सुंदर लक्षण दिए गए हैं। गीता में भी कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम आहार विहार और अपने कार्यों में उचित मात्रा में अगर लगे रहें, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, 2 चीजें बड़े ध्यान देने की हैं कि समय से सोना और समय से जगना, तो हमारा दुख, तो सारी चीजें, सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब लोगों के जो व्याख्यान थे, सूर्य नमस्कार से लेकर के और ये जो फिटनेस एक्सरसाइज है, ये सारे अगर हम आचरण करें, डायबिटीज ही क्या, कभी कोई रोग नहीं आएगा। वो टहलने की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ शतपथगामी कहा गया है, खाने के बाद 100 कदम चलिए। अरबी संस्कृति में चहल कदमी कहते हैं, 40 कदम चलिए, तो 40 जाएंगे 40 आएंगे तो ऐसे 80 हो जाएगा। और हमारा आयुर्वेद कहता है भोजन के बाद अगर आप 100 कदम चलते हैं तो वो भोजन जहां जाना है वहां चला जाएगा, बच जाएगा और आप निरोग रहेंगे। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इस इतने अच्छे ऑडियंस के सामने मुझे भी प्रस्तुत किया और 2 शब्द भारतीय आयुर्वेद परंपरा के बारे में, व्यायाम के बारे में कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इन श्लोकों को इतने मैं इस तरह से उच्चारित कर ही नहीं पाता, इसीलिए मैंने आपको कष्ट दिया कि आप अपनी सेवा में प्रदान करें और हम लोगों को इस बारे में जागृत करें। और अंत में मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से भी कहना चाहूंगा आज के इस टॉप के ऊपर कि स्वस्थ जीवन के कई आयाम, स्वस्थ जीवन के कई आयाम, भोजन, निद्रा और व्यायाम। व्यायाम के भी कई आयाम, व्यायाम के कई आयाम, टहलना, खेलना, तैरना, जिम, आसन और प्राणायाम। अरे वाह। क्यों, कब, कितना, कैसे, इसी पे हमारी चर्चा थी। क्यों, कब, कितना, कैसे, बाद की बात, पहले ठाने करना है ऐसे या वैसे। ये जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो दूर एक हमको द्वीप दिखाया जा रहा है, वहां जाना है, बहुत आपको लाभ मिलेगा, वहां जाएंगे तो नहीं, हमें आज ही ये ठानना कि हमें करना है, हमको आज ही के तारीख में लाभ मिल रहा है। पहले साधे मन को शरीर, पहले साधे मन को फिर शरीर, रातों रात नहीं मिलते परिणाम। सतत लगन अभ्यास देता दीर्घकालिक लाभ, बस लगे रहे रखकर धीर। और इसके साथ अब मैं और भी जो लोग हमारे श्रोता हैं, सॉरी एक मिनट,
कुछ लोग और अपनी बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर अनिल जैन साहब जुड़े हैं, डॉक्टर धवन जुड़े हुए हैं, गौरव जी जुड़े हुए हैं अमेरिका से। कुछ अपने प्रश्न पूछना चाहते हो डॉक्टर साहब से, अपने आप प्रश्न रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाला हम लोगों के लिए। डीपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप लोगों में जो भी पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न को रखें। आलोक, डॉक्टर एनके सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि आप कृपया उनके जिज्ञासा को शांत करें। मैं आलोक, हाँ जैन हाँ, साहब, मैं इसमें ना एक दो बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने यूथ में बहुत एक्टिव रहे हों, कि जब भी एक्सरसाइज शुरू करें तो धीमे धीमे शुरू करें। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ बहुत आती है जो यूथ में अपने बहुत एक्टिव रहे हों, पुराने कॉन्फिडेंस पे फिर से अचानक बहुत हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब पास्ट 40 मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी रहती नहीं, इलास्टिसिटी उतनी रहती रही, तो बजाय फायदा के अपना नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल एक तो एक्सरसाइज जब भी शुरू करें, खास तौर से पास्ट 40, तो ग्रेजुअल फैशन में शुरू करें। और नंबर 2, जो विगरस एक्टिविटी जब करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखें, उसके बाद में अपनी भूख पे कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है। जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है, आप ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, ग्लाइकोजन इस ग्लूकोज में स्प्लिट होकर उसको मेटाबोलाइज करते हैं, उसके बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है, उस वक्त भूख पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। और नंबर 3, जब भी आप लंबा ब्रेक लें किसी भी वजह से एक्सरसाइज के बाद, तो एक चीज का ख्याल रखें, जैसे आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं वैसे अपना खाना भी कम कर लें, वरना आपका वजन बढ़ेगा और ये आपके लिए आगे आने वाले समय में ऊर्जा का संतुलन बना रहना चाहिए। इनपुट बिल्कुल, भोजन और व्यायाम का संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। और एक चीज जो मैं अपने मरीजों को कहता हूँ हमेशा, जो कहते हैं हम साहब सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वो जो जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा, आपको फाइल वर्क से अगर 5 मिनट का भी समय मिलता है, आप 2 सीढ़ी चढ़ लीजिए, उतर लीजिए, या कॉरिडोर में 5 मिनट के लिए टहल आइए। आप 10 बार भी अगर इस तरह से करेंगे तो कम से कम 50 मिनट का आपका व्यायाम हो जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी बाबू जी, आप पटना से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष के पिताजी हैं। मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करके कुछ 2 शब्द आप अपने वहां से आशीर्वचन के हम लोगों को दें। नहीं, तो बहुत अच्छा चर्चा हुआ। डॉक्टर साहब ने जो आप लोगों ने जो बताया और हमारे पाठक जी ने जो बताया, ये दोनों ऐसा सामंजस्य था, मुझे पुरानी नींव नया निर्माण, हम लोग का जो आयुर्वेद रहा है पहले का और जो योग था, भारत का दो विशेषता था जो विश्व को भारत ने दिया, एक योग, दूसरा ध्यान। अष्टांगिक योग, पतंजलि का अष्टांगिक योग और भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, ये 2 चीज विश्व को भारत का देन है। और आज जो एक्सप्लेन इन लोगों ने किया है, उसको मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार प्राचीन काल में जो हम लोग योग करते थे उसको आज के संदर्भ में कैसे लागू किया सकता है। हम लोग जो अभी संस्कृत में दोहा सुन रहे थे, उससे स्पष्ट होता है कि कितना हम लोगों का विज्ञान डेवलप था योग का, और आज उस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, वियना कॉन्फ्रेंस वगैरह का जो जिक्र उन्होंने किया था, इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग का योग जो है आज भी उतना ही प्रमाणिक है जितना पहले था। और हम समझते हैं कि इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता था। सबके लिए सर्वकालीन, एक समय के लिए नहीं है, सब काल के लिए है। एक हर एक पुरुष स्त्री, हर एक एज के लोगों के लिए है, हर एक देश के लिए है। ये बड़ा ही सराहनीय कदम था इस विषय पर चर्चा करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको भी इसके समय दिया गया है। थैंक यू बाबू जी। डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरोग्य मंदिर के संचालक और नेचुरोपैथी के पुरोधा। मैं चाहूंगा कि आप भी अनम्यूट करके कुछ अपने 2 शब्द हम लोगों को दें कि नेचुरोपैथ में आप। डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी। संपर्क नहीं हो पा रहा हूं उनसे। अगली बैठक हमारी 3रे रविवार को होगी और अगले बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे भोजन के विषय में, और हमारे 2 लोग इसमें जुड़ेंगे, आहार विशेषज्ञ। एक सुनीता कुमारी जी जुड़ेंगे हमारे साथ पटना से और डॉक्टर मीना छाबड़ा जुड़ेंगी दिल्ली से।
इन 2 लोगों की सेवा हम लेंगे अपने अगले बैठक के लिए। और आहार वाला जो विषय है इसको मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 3-4 एपिसोड में मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और 20-20 साल तक लोग डायबिटीज होने के बाद भी लोग पूछते हैं मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या परहेज करना चाहिए। इसलिए इस विषय पे हम थोड़ा लंबा चर्चा करेंगे, 3-4 एपिसोड कम से कम लगाएंगे। तो पहला एपिसोड इसका अगले तीसरे रविवार को होगा और हमारी स्पीकर होंगी सुमिता कुमारी जी और डॉक्टर मीना चावड़ा दिल्ली से। और इसके साथ अगर आप किसी और को प्रश्न नहीं पूछना है तो मैं विनय जी से चाहूंगा कि वो आप धन्यवाद ज्ञापन करें। विनय जी। जी है नहीं लग रहा है, ये तो जुड़े हुए अभी जुड़े थे लेकिन बीच में मैं देख रहा था तो स्क्रीन तो थे नहीं, विनय जी हट गए लग रहा है, कुछ काम से निकल रहा है। हाँ वो कहेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि ये जो हमको प्लेटफॉर्म मुहैया होता है वो एस्का फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से मुहैया होता है। उसके पवन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कृपया अनम्यूट करें अपने आप को और धन्यवाद ज्ञापन आप ही करें। ये प्लेटफॉर्म सर हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा और डायबिटिक सेशन में जो भी जुड़ना चाहे मैं तो कहूँगा सभी लोग जितने भी आपके पास पड़ोस में या रिलेशन में है डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, आप उनसे आग्रह करें कि वो हर सेशन में जुड़े और इसका फायदा लें। और ये प्लेटफॉर्म हमेशा आप लोगों के लिए खुला टाइम रहेगा। से जुड़े, क्यों पवन जी टाइम से जुड़े, क्योंकि मैं देख रहा था लोग 9:45 बजे तक जुड़ रहे थे। तो अगर टाइम से जुड़ेंगे तो ही लाभ ले पाएंगे पूरे सत्र का, पूरे लेक्चर का। और पाठक जी को मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू जी को, गोपाल प्रसाद जी को मेरा धन्यवाद। और जितने लोग जुड़े हैं, अनिल जैन साहब मेरे मित्र दिल्ली से जुड़े हैं, जूम के माध्यम से कम शक्ल देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर धवन, सब आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और हम आज की सभा ही समाप्त करते हैं। अब तीसरे शनिवार को, इतवार को हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें बोलिए बोलिए, आवाज जाएगी। कौन है, कैसे कब कह रहे नहीं है? हाँ खत्म हो गया। आप ऑडियो अनम्यूट ही नहीं किए थे। हाँ वही खत्म हुआ ना। हाँ आई थिंक पावर बैंक में लगा के तो दिए थे आपको। वही यही नहीं आ रहा था ना, जिसके पास क्या दबाना होता है। हेलो ज्ञान। हेलो, बढ़िया रहा सेशन, काफी अच्छा रहा इसका। भगवानी करते बहुत हुए बढ़िया अपना प्रोग्राम रहा। भगवानी भी करते जा रहे हैं और मीटिंग भी चल रही थी मेरी। अच्छा, पेड़ की अच्छा, छटाई कर अच्छा, रहे हैं। बढ़िया यार। अरे यार तो तुम्हारा भी पौधा रखा। हाँ प्रदीप जी कहाँ हैं आप? क्या है, देखिए बागवानी कर रहे हैं, देखिए अरे वाह, में कटर है हाथ में। आप कहाँ बीच में गायब हो गए थे? आप कहाँ गायब हो गए थे? गायब नहीं हो गए थे। हाँ अरे हम धन्यवाद। अरे मैं, आप बोले हैं ना कि बीना जी अभी थे चले गए, आप मैं सब सुन रहा हूँ। हेलो हाँ, आप इसमें आप बोले हैं कि बीना जी, हाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे, मेरा वो काम नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों। अब मैं जो है सुन रहा हूँ आपकी आवाज। आप बोले हैं बीना जी अभी थे, लगता है कहीं चले गए। आलोक जी से बोले हैं? हाँ बोले हम कि कहाँ है। थे भाई, अच्छा लगा या तो नेट नहीं आ रहा होगा। हाँ कुछ था उसमें, या तो नेट आवाज आपकी आपकी आवाज सुन रहे थे हम आपको। और बताइए प्रदीप जी, बढ़िया लग रहा है आपको देख के भाई। ये तो आपने एकदम जो है, आप वैसे ही एवरग्रीन रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अरे बस आप लोग का आशीर्वाद रहे। हमने कहा मीटिंग अटेंड करते रहे, कुछ काम भी करते रहे। अरे वाह, और एकदम उस पे आप एकदम जुड़ गए सीधा। अभी हम लोग उसी से जुड़े हैं क्या, कैसे आ रहा? अभी तो हाँ जुड़े ही हैं, अभी वो नहीं हुआ, ओवर नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा। अभी पवन जी लग रहा है हमको लोगों को अभी रखे हैं कुछ देर तक। अब खत्म। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। ये भी देखने को मिल गया आपका, नहीं तो कोरोना काल में घर पे आके देखने कहाँ मिलता। चलिए अब खत्म हुआ, अब जाके खत्म हुआ लगता है। चलिए अब जाकर के, अब देखो खत्म हो गया ना, पॉज हो गया शायद।